देखिए, आज का जो हमारा लेक्चर है वह डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला आपका जो है वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है इसके बारे में देखिए। डिफिनीशन है अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एक आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जो A इज इक्वल टू ए आई जे इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल टू 0 वेन एवर आई इज़ ग्रेटर दैन जे। कहने का मतलब जब आपका आई जो होगा वह जे से ग्रेटर होगा, मतलब जब आपकी जो रो है वो आपके इस कॉलम से बड़ी हो जाएगी तो वहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, हमेशा 0 आती रहती है। तो अगर ऐसी कंडीशन कहीं पर किसी मैट्रिक्स में दिखाई देता है तो वो मैट्रिक्स क्या होगा, आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अगर मैं इसे जनरली डिफ़ाइन करना चाहूँगा तो देखिए, सपोज करिए कि ये आपका ये है A11 A12 S1 A1N। ठीक, n क्रॉस n का हम सपोज करिए मैट्रिक्स लेते हैं। यहाँ पर A21, अब देखो A21 A22 ऐसे कहाँ तक जाएगा, A2N तक जाएगा। आप नीचे आएंगे तो क्या होगा, AN1 AN2 कहाँ तक जाएगा, ANN। ये तो आपका जनरल मैट्रिक्स है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने क्या कहा, I इज़ ग्रेटर दैन J। अगर I मतलब रो जो है वो कॉलम से बड़ा हो तो यहाँ देखिए इसमें, यहाँ देखो रो क्या है, कॉलम से बड़ा है कि नहीं, 2 इज़ ग्रेटर दैन 1। तो यहाँ पर ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ऐसे यहाँ इससे नीचे आओगे तो इसके नीचे भी आप आओगे तो क्या होगा, A33 यहाँ होगा तो A31 यहाँ होगा तो A32, तो 3 इज़ ग्रेटर दैन 2 तो 0 हो जाएगा ना। इसका क्या मतलब निकला, इसको अगर मैं अपर ट्रायंगुलर के फॉर्म में डिफ़ाइन करूँगा तो क्या होगा, A11 A12 S1 कहाँ तक जाएगा, A1N तक। नीचे देखिए ये 2 क्या है, 1 से बड़ा है तो इसका मतलब ये भी 0 हो गया। अब इसके नीचे जितने भी टर्म्स होंगे सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक, फिर उसके बाद इसको डैश डैश कर देते हैं, काफ़ी टर्म्स आएंगे। यहाँ पर A22 हो गया, इसके बाद भी इसके नीचे जितने टर्म्स होंगे सब क्या हो जाएंगे, आपके 0 हो जाएंगे। ऐसे ही आप चलते जाइए तो कहाँ तक जाओगे, ANN तक। यहाँ पर भी आपके सारे एलिमेंट्स आते रहेंगे, A2N S1। तो ये क्या हो जाएंगे, ये जो आपका ट्रायंगल बन रहा है ये डायगोनल एंट्रीज़ तो 0 नहीं है, आपकी डायगोनल एंट्रीज़ 0 नहीं है, लेकिन उसके नीचे के सारे एलिमेंट क्या हैं, 0 हैं। तो आपका ट्रायंगल कहाँ बना, ऊपर की तरफ देखो ट्रायंगल बना कि नहीं बना। तो ये देखिए ट्रायंगल आपका ऊपर की तरफ बन रहा है। तो जब ट्रायंगल आपका ऊपर की तरफ ड्राइव हो रहा है तो इसका मतलब ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब जैसे इसका एग्जांपल अगर हम लें, यहाँ पर हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही हमें लेना है। ये भी ध्यान में रखना है कि कोई कभी भी अगर हमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स डिफ़ाइन करना है तो वहाँ हम स्क्वायर मैट्रिक्स ही लेंगे। सपोज करिए हमने 2 क्रॉस 2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया और इसमें क्या होगा, 1 2 0 3 हो गया। यहाँ देखिए ये डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स 0 हो गए कि नहीं हो गए। ऐसे अगर हम 3 क्रॉस 3 का ले लेते हैं तो 3 क्रॉस 3 में क्या होगा, 1 2 3, यहाँ 0 4 5, यहाँ 0 यहाँ 0 और यहाँ पर 6। तो डायगोनल एंट्रीज़ जो हमारी हैं वो नॉन 0 हैं और डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, वो 0 भी हो सकते हैं, नॉन 0 भी हो सकते हैं। यहाँ हम 0 भी लिख सकते हैं। तो डायगोनल एंट्रीज़ के नीचे का देखिए जो एलिमेंट्स है वो क्या हैं, सारे के सारे 0 हैं। तो जब सारे के सारे एलिमेंट 0 हैं, ट्रायंगल आपका कहाँ बन रहा है, यहाँ देखिए ऊपर की साइड में आपका ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जब आपका ट्रायंगल ऊपर की साइड में क्रिएट हो रहा है
तो वहाँ पर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपका डिफाइन होता है। ठीक, अगर इसी को हमें अगर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की चर्चा की जाती, यहाँ पर अगर हमने लिखा होता है रो जो है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, तो डिफिनीशन एज इट इज रहती, आई स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे इज कॉल्ड एंड अपर के प्लेस पर क्या हो जाता, यहाँ पर लोअर हो जाता ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इफ़ ए आई जे इज इक्वल टू 0, यहाँ क्या हो जाता, यहाँ पर आई इज लेस दैन जे हो जाता। अगर आई इज लेस दैन जे हो गया, इसका मतलब रो जो है वो कॉलम से अगर लेस है तो वहाँ पर सारी वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। कहने का मतलब अब जो हमारा ट्रायंगल बनेगा वह ऊपर की तरफ ना बन के डायगोनल के नीचे की तरफ बनेगा, और डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। जस्ट इसी का अपोजिट, अपर का अपोजिट लोअर होता है, तो अब लोअर में सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, आपके डायगोनल के नीचे वाले जो होंगे वो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, वे आपके एक ट्रायंगल को फॉर्मेट करेंगे, और ऊपर सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे। तो वह आपका कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, वह आपका कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, वो आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे, अगर हम जनरल वे में इसको हम क्रिएट करना चाहें तो क्या होगा। अब देखिए, तो ये देखिए आपका डायगोनल है, अब डायगोनल है तो यहाँ देखिए कह रहा कि आई इज लेस दैन जे, मतलब अगर आपका जो है रो कॉलम से छोटा है तो वहाँ सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ इक्वल टू की कंडीशन नहीं है, यहाँ 0 नहीं होगा, बाकी सारे जगह 0 हो जाएगा, और नीचे के एलिमेंट्स 0 नहीं होंगे। तो क्या होगा, ए इज इक्वल टू आपकी वैल्यू क्या होगी, A1 1 0 0 कहाँ तक, लास्ट पॉइंट तक। ऐसे A21 A22 उसके बाद भी कहाँ तक, 0 लास्ट पॉइंट तक। ऐसे ही आप आते रहिए AN1 और चले जाइए AN2 ANN, इसके भी ऊपर के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 ही रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो आपकी डायगोनल एंट्रीज होंगी वो आपकी दिखाई दे रही हैं। इसके अपर साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं सब 0 हैं, और लोअर साइड में जो है वो ट्रायंगल बना रहा है, तो लोअर साइड के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 0 भी हो सकते हैं, नॉन 0 भी हो सकते हैं। तो इस टाइप का जो आपका मैट्रिक्स बनता है उसे हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, इसका हम जो है एग्ज़ाम्पल देखते हैं 2x2 और 3x3 का। तो सपोज़ करिए एक आपको 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है लोअर ट्रायंगुलर, तो क्या होगा, यहाँ पर 2 0 4 5, देखिए डायगोनल एंट्रीज के ऊपर क्या है, 0 है। ऐसे अगर आप यूनिट मैट्रिक्स बना दीजिए 3x3 का, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ देखिए यहाँ पर ये सारी एंट्रीज देखिए 0 है। अब देखो कहोगे सर जी नीचे के तो भी सारे एंट्रीज 0 हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आइडेंटिटी जो आपका मैट्रिक्स होता है वो कौन सा मैट्रिक्स होता है, वो अपर ट्रायंगुलर भी होता है और लोअर ट्रायंगुलर भी होता है। ठीक, तो यहाँ पर ये वैल्यू डिफाइन हो गई। और एक एग्जांपल आप देखिए 3x3 का क्या होगा। अगर हम 3x3 का मैट्रिक्स डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, 1 0 0 2 3 0 4 5 6। यहाँ देखिए लोअर में आपका ट्रायंगल बना। अब ये सारी एंट्रीज जो होती हैं 0 भी हो सकती हैं और नॉन 0 भी हो सकती हैं, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि यह नॉन 0 हो, लेकिन इसके जो डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट हैं वो आपके 0 होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि आई इज़ लेस दैन जे, क्योंकि रो जो होता है वो कॉलम से छोटा हो गया
और जब रो कॉलम से छोटा हो गया तो उसके सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, तभी वह आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक, तो यहाँ पर अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपको डिफाइन हो गई। अब देखते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन है, और एक चीज़ यहाँ देख लीजिए, स्ट्रिक्टली अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। स्ट्रिक्टली की बात क्या होती है, स्ट्रिक्टली की वो कंडीशन है जिसमें सारे डायगोनल एलिमेंट भी 0 हों, जिसमें सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या हों, 0 हो जाते हैं। इसका कहने का मतलब अगर मैं अपर की बात करूँगा, अपर की कंडीशन में क्या होगा और लोअर की कंडीशन में क्या होगा। तो अपर की कंडीशन में AII डायगोनल एलिमेंट भी 0 हो गए, लोअर की कंडीशन में भी AII भी 0 हो जाएंगे। कहने का मतलब दोनों कंडीशन में अगर आपके डायगोनल एंट्रीज जो होती हैं वो 0 हो जाएं, I की वैल्यू क्या होगी 1 2 N तक होगी। तो अगर डायगोनल एंट्रीज अगर 0 है तो वह स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर होगा और वह स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर होगा। जैसे एक एग्जांपल देखिए, A की वैल्यू अगर दी गई है 2x2 का मैट्रिक्स लें या 3x3 का, तो 1 2 3 यहाँ 0। अब यहाँ देखिए अगर मैं यहाँ पर भी 0 कर दूँ, डायगोनल एंट्रीज भी हमारी 0 हो जाएं, यहाँ पर 4 0 0, तो ये कौन सा आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा, ये आपका स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसी सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स भी 0 हैं। ऐसे लोअर ट्रायंगुलर में आ जाइए, इसके भी अगर मैं ये जो है 3x3 का मैट्रिक्स लेता हूँ, तो यहाँ पर भी क्या होगा, डायगोनल एंट्रीज आपकी 0 हो जाएगी और लोअर में हम 1 2 3 मान लीजिए, और इसके बाद अपर में तो आपको पता ही है कि सारी की सारी एंट्रीज आपकी 0 हो जाएंगी, तो ये आपका हो गया 0। अब ये कौन सा हो गया, ये आपका स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। कहने का मतलब इफ़ द ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर 0 in the given triangular matrix, then we say the given matrix is a strictly upper triangular or lower triangular matrix. ओके, तो अगर सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स भी 0 हैं और अपर में अगर अपर की कंडीशन और लगा रहा है या लोअर की कंडीशन लगा रहा है, तो वह आपका स्ट्रिक्टली हो जाएगा। अब देखिए अगला मैट्रिक्स हमारा है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि जितने भी आपके डायगोनल एंट्रीज होती हैं वे आपकी नॉन जीरो हों, बाकी सारी की सारी एंट्रीज क्या हों, 0 हों। डेफिनीशन इसकी देख लीजिए, डायगोनल मैट्रिक्स ये भी क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा AIJ, जिसमें क्या होगा, फॉर ऑल I डज नॉट इक्वल्स टू J की कंडीशन अगर हम अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, AIJ हमेशा क्या होगा, 0 होगा अगर I डज नॉट इक्वल टू J। कहने का मतलब केवल डायगोनल एंट्रीज जो होंगी वो नॉन जीरो होंगी, बाकी सारी की सारी एंट्रीज क्या हो जाएंगी, आपकी 0 हो जाएंगी। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, ऐसे मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अगर डेफिनीशन कहें तो A स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AIJ n क्रॉस n हुज एलिमेंट्स एबव एंड बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर ऑल 0। प्रिंसिपल डायगोनल के एबव में जाइए चाहे बिलो में जाइए, वो सारे के सारे एलिमेंट क्या हैं, अगर 0 हैं तो ऐसा मैट्रिक्स आपका डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा।
अगर मैं जनरल वे में इसकी कंडीशन अगर डिफ़ाइन करना चाहूँगा तो क्या हो जाएगा, A11 बाकी सारी इंटीज क्या हैं, 0 हैं। ऐसे यहाँ पर भी 0 है, A22 बाकी सारी इंटीज 0 है। तो कहाँ तक 0 है, लास्ट तक 0 होगी। ऐसे आप नीचे भी चले आइए, सारी इंटीज 0 होगी। केवल डायगोनल एलिमेंट्स आपके क्या होंगे, वो नॉन ज़ीरो होंगे, बाकी सारी इंटीज आपकी क्या होंगी, 0 होंगी। तो ऐसा मैट्रिक्स आपका कौन सा मैट्रिक्स होगा, वो डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। जैसे इसका अब आप थिंक करिए, क्या जो आपके अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हैं वो डायगोनल मैट्रिक्स हैं? नहीं है। क्या आपका जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स है? क्यों है? क्योंकि आप देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब आप लिखते हो, जैसे मान लीजिए 3x3 का हमने लिखा तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखिए इसके डायगोनल इंटीज को अगर हम छोड़ दें तो बाकी अपर में लोअर में सब जगह 0 0 है। इसका मतलब ये किस टाइप का मैट्रिक्स है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, और इसको हम शॉर्ट वे में भी लिख सकते हैं। अब जैसे इसको अगर हम शॉर्ट वे में लिखना चाहेंगे तो ए, यहाँ पर डायगोनल इंटीज आप लिख दीजिए D1 D2 so on Dn तक। ये जो A1 A2 ये जो दिया गया है, इसको हम अगर D1 D2 Dn मान लेते हैं तो इस प्रकार से भी हम डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, तो डायगोनल एंट्रीज अगर आपकी नॉन ज़ीरो हैं तो उसका हमें जो होता है, अगर कोई मैट्रिक्स मिल रहा है तो वह मैट्रिक्स हमारा क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या नल मैट्रिक्स अगर स्क्वायर टाइप का है तो हमारा कौन सा मैट्रिक्स होगा, वो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स होगा। देखिए यहाँ पर जो आपकी डायगोनल एंट्रीज हैं वो नॉन ज़ीरो हैं और डिफरेंट टाइप की भी हैं। वो 1 2 3 4 so on कोई भी फील्ड से रिलेटेड कोई भी नंबर आप यहाँ पर रख सकते हो। तो ये जो डायगोनल एंट्रीज आपकी निकलती हैं, अगर वो सारी की सारी इक्वल हो जाएं तो वहाँ पर आपका स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन हम स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच, या ऐसा कह दीजिए कि अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। अगर डायगोनल मैट्रिक्स के सारे डायगोनल एलिमेंट इक्वल हो जाते हैं तो उसे हम स्केलर मैट्रिक्स बोल देते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, देखिए स्केलर मैट्रिक्स अ डायगोनल मैट्रिक्स whose all diagonal elements are equal। सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। और इसके कैसे हम रिप्रेजेंटेशन इसका करेंगे, सपोज करिए एस एक मैट्रिक्स है जिसकी सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज क्या कर दें, हम नॉन ज़ीरो कर दें और बाकी सारी क्या कर दें, ज़ीरो कर देते हैं। तो ये आपका जो मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा वो कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। ऐसे तो इस प्रकार का जो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स तैयार होता है इसे हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स भी बोलेंगे और ये सारे के सारे अगर स्केलर हैं, स्केलर का मतलब सारी की सारी वैल्यूज अगर सेम हैं
तो वहाँ पर आपका स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। स्केलर मैट्रिक्स की एक खासियत होती है, यह एसोसिएटिव तो ना होकर लेकिन कम्यूटेटिव हो जाता है। जैसे अगर हम किसी मैट्रिक्स में स्केलर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, चाहे प्री मल्टीप्लाई करें चाहे हम पोस्ट मल्टीप्लाई करें, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, सेम होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये जो स्केलर क्वांटिटी आपकी के है, इससे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे केवल उसके डायगोनल एलिमेंट्स में ना होके, क्योंकि यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स ही तो दिए हैं। अब इसे अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो देखिए आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स तैयार हो जाता है। अगर आप देखोगे तो ये आपका एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लेता है। और आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी में मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग होती नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। अंडरस्टूड? देखिए जो हमारा अगला मैट्रिक्स है वो है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या कहता है कि अ मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। अगर ए का स्क्वायर करिए तो ए ही मिल जाता है, इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। एज फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू दिया है, सपोज करिए 3x3 का मैट्रिक्स है, 2 - 2 - 4 -1 3 4 1 -2 -3, ये आपका एक मैट्रिक्स दिया है और कह रहा है कि ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। अगर हम इसका स्क्वायर निकालें, ए स्क्वायर, कहने का मतलब ए स्क्वायर का ए इंटू ए, तो ए इंटू ए अगर निकालते हैं तो क्या होगा, 2 - 2 - 4 -1 3 4 1 -2 -3 मल्टीप्लाइड करेंगे 2 - 2 - 4 -1 3 4 1 -2 -3 से। ठीक है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बताया है, उसके ऊपर आप लोगों ने प्रैक्टिस भी किया होगा। तो यहाँ देखिए इस रो को लेंगे तो इस कॉलम के सारे एलिमेंट्स से करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। यहाँ देखिए एक कन्फॉर्मेबिलिटी है, हाँ है, क्योंकि ये 3x3 का मैट्रिक्स है। तो इसका कहने का मतलब अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी वो आइडेम्पोटेंट की कंडीशन को अप्लाई करेगा। ठीक, अब देखिए क्योंकि जिस आर्डर का मैट्रिक्स दिया है उसी आर्डर का हमें मैट्रिक्स लाना भी है, तो वो सेम होगा तभी तो होगा। अगर उसका आर्डर सेम है तभी हो पाएगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की ये सारी कंडीशंस हैं। अब देखिए 2 × 2 अगर करोगे तो 2 × 2 प्लस इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 × -1 प्लस -4 × 1, ये हो गया। सेकंड में आ जाइए, 2 × इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 × -1 -1 × 3 और इसके बाद 4 × 1। ऐसे थर्ड में आ जाइए, 1 × 2 प्लस -2 × -1 और प्लस -3 × 1। ठीक, ऐसे सेकंड का भी करेंगे, -2 × 2 2 × -2 -2 × 3 प्लस ऐसे इसका करेंगे -4 × -2। इसके बाद इसमें आ जाइए, -2 × -1 प्लस 3 × 3 प्लस 4 × -2। ऐसे थर्ड में आ जाएंगे, -2 × 1, इसके बाद -2 × 3 प्लस -2 × 3 प्लस -3 × -2। ठीक है, ऐसे ही हम थर्ड का भी करेंगे। थर्ड का प्लेस यहाँ पर देख लेते हैं। -4 का अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 2 = 8, -8 आ जाएगा।
+4 का माइनस इसमें करेंगे तो -2 में, तो -8 ये भी आ गया, इसका मतलब ये भी -8 हो जाएगा। -3 का अगर इसमें करेंगे तो कितना होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 3 जा 12 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आएंगे दूसरे में -4 का +4 -4 और -1 में अगर मल्टीप्लाई करोगे तो +4 होगा, 3 का 4 में हो गया 12 आपका, -3 का 4 में करोगे तो -12 आ जाएगा। ऐसे -4 का 1 में करोगे तो क्या आएगा, -4 आएगा, 4 का -2 में करेंगे तो कितना आएगा, -8 आएगा, और -3 का -3 में करेंगे तो कितना आएगा, +9 आ जाएगा। ठीक है, इसे हम सॉल्व करते हैं तो वैल्यू क्या हमारी डिफ़ाइन होती है, यहाँ देखिए, ये देखिए 2 2 जा 4 प्लस यहाँ पर माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन प्लस -4। ठीक, ऐसे इसमें आ जाइए 2 1 जा 2, -2 हो गया, -3 हो गया और +4 हो गया। यहाँ पर आएंगे तो 2 + 2 -3, यहाँ पर 2 2 जा 4 -4 -6 4 2 जा 8, यहाँ पर आ जाइए 2 1 जा 2 +3 3 जा 9 4 2 जा 8 -8 हो गया, माइनस है, यहाँ पर -2 इंटू 3 करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, -6, यहाँ पर 6 आ जाएगा। ये आपका इसको सॉल्व करोगे 8 8 8 कितना होगा 16, -16 + 12 करेंगे तो कितना आएगा, -4 आएगा। ऐसे 12 से 12 कैंसिल होगा तो क्या आएगा, +4 आएगा। यहाँ 8 -8 और -4 -12 होगा, और +9 करोगे तो -3 आएगा। ठीक, इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू देगा, देखिए यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल तो 2 आ गया, यहाँ इन दोनों को ऐड करोगे -10 + 8 तो क्या आएगा, -2 आएगा। यहाँ -4 ऑलरेडी है ही। ऐसे यहाँ पर -3 और -2 -5 + 4 करेंगे तो -1 हो जाएगा। ऐसे 9 + 2 करेंगे तो 11, 11 में से 3 माइनस करो, 8 माइनस करोगे तो 3 आएगा। ऐसे यहाँ पर ये तो 4 ऑलरेडी आपको निकाला ही गया है। यहाँ पर 2 2 जा 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 6 से 6 कैंसिल हुआ तो -2 आ गया, और -3 ये ऑलरेडी है ही। अब आप देखिए ये जो मैट्रिक्स हमें मिला है वो क्या है, वो ए ही तो है, तो यहाँ पर ये ए ही तो है, तो यही कह भी रहा है आइडेम्पोटेंट की कंडीशन, A² = A। अगर A² की वैल्यू A के इक्वल आ रही है तो ऐसा जो आपका मैट्रिक्स बनता है उसे कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं, उसे हम कहते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अंडरस्टूड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हम अपना अगला नेक्स्ट मैट्रिक्स है आपका इनवैल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवैल्यूटरी की क्या कंडीशन है, इसमें भी कहता है कि जो आपका मैट्रिक्स ए है उसको इनवैल्यूटरी कब कहेंगे, अगर A² की वैल्यू आइडेंटिटी दे देता है। अगर A² की वैल्यू आइडेंटिटी आ जाती है तो ऐसा मैट्रिक्स आपका इनवैल्यूटरी मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इसकी डिफिनीशन क्या है देख लेते हैं और एग्जाम्पल। इसमें कहता है कि अ मैट्रिक्स A is said to be involutory matrix and involutory matrix if A² = I का मतलब यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एज फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ले लेते हैं, सपोज करिए एक मैट्रिक्स आपको दिया है A और 3 × 3 का है, -5 -8 0 और 3 5 0 और 1 2 -1, ये मैट्रिक्स है। इसका हम स्क्वायर करें, अगर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जा रहा है तो ये मैट्रिक्स हमारा इनवैल्यूटरी मैट्रिक्स है। तो अगर हम A² करते हैं
तो क्या होगा, a इंटू ए हो जाएगा, और a इंटू ए की वैल्यू यहाँ पर रखो तो क्या होगा, -5 -8 0 3 5 0 1 2 -1। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको एक बार डिफ़ाइन करवा ही दिया है। अब हम डायरेक्ट इसका मल्टीप्लिकेशन आपको करके दिखाएंगे, ठीक। तो इसमें कोई चेंजिंग तो होगी नहीं, वैल्यूज़ वही है, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है, एक का रो दूसरे का कॉलम। ये भी 3x3 का मैट्रिक्स आपका देगा, क्यों, क्योंकि दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स सही है। तो यहाँ पर देखिए 5 -5 क्या होगा, 25, 3 8 में मल्टीप्लाई कर क्या होगा, -24, 0 में 1 को मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आ जाएगा। ऐसे -5 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -15, 3 का 5 में करोगे तो कितना आएगा, 15, 0 का 1 में करोगे तो 0 ही आ जाएगा। -5 का 1 में करेंगे तो -5, 3 का 2 में करोगे तो कितना आएगा, 3 2 जा 6, -1 का +1 में करेंगे तो कितना आएगा, -1। -8 का हम अब देखिए सेकंड कॉलम ले रहे हैं, फिर से वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे जो हमने फर्स्ट कॉलम से अप्लाई करके यहाँ पर ये वैल्यूज़ निकाला है। प्रोसेस वही है, मैंने आपको जो है इसलिए एक मैट्रिक्स लिया था और 1 कॉलम का एक मैट्रिक्स लिया था, उससे उसको मल्टीप्लाई करके आपको डिफ़ाइन करवाया है। उसे आप देखिए, उसको समझने का प्रयास करिए। तो -8 इंटू करोगे तो -5 कितना होगा, 8 5 जा 40। अब -5 का -8 में मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या होगा, ये प्लस है 5 का -8 में करोगे तो -40, 2 का 0 में तो 0 ही हो जाएगा। -8 का 8 में करोगे तो -24, 5 का 5 में करेंगे तो 25, और 0 का 2 में करोगे तो 0। ऐसे -8 का आप 1 में करोगे तो -8, 5 का 2 में करोगे तो 5 2 जा 10, 2 का -2 में करोगे तो कितना आएगा, -2 का -1 में करेंगे तो -2, 0 का करो तो 0 ही हो जाएगा, -1 का 0 में करोगे तो 0 ही आएगा। 0 0 दो जगह 0 हो गया, और 0 ऑलरेडी ये भी है तो ये भी 0 हो जाएगा। फिर लास्ट में आ जाइए, 0 2 है ही, 0 का 1 में करोगे 0, 0 का 2 में करोगे 0, -1 का -1 में करेंगे तो रिजल्टेंट वैल्यू हमें +1 मिलती है। अब इसे सॉल्व करिए, 25 में से 24 माइनस करोगे क्या आएगा, 1, 40 से 40 कैंसिल, 0 हो गया, ये सारे 0 हैं 0, ये देखिए -15 + 15 0, यहाँ 25 में से 24 माइनस हुआ 1, ये ऑलरेडी 0 है। यहाँ पर देखिए -5 -1 -6, और 6 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, -8 और -2 और -8 ऐड होकर -10 और +10 0, यहाँ पर 1 आया। अब देखिए ये भी 3x3 का आपका मैट्रिक्स, ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो यही तो हमारी डिफिनीशन कहती है कि आपका अगर इन्वेलेटरी मैट्रिक्स है तो A² = यूनिट मैट्रिक्स आना चाहिए। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से ये वैल्यू हमारी डिफ़ाइन हो जा रही है। तो यहाँ पर आपको केवल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आना ज़रूरी है, और बाकी आपको डिफिनीशन से वैल्यू क्लियर हो जाती है। एग्ज़ाम में आता है कि द गिवन मैट्रिक्स इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स और इन्वेलेटरी मैट्रिक्स, या और पूछ लेता है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है कि निलपोटेंट मैट्रिक्स है कि पीरियोडिक मैट्रिक्स है। तो इन सब से रिलेटेड वैल्यूज़ आपसे पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर इसमें कोई डाउट तो क्रिएट होगा नहीं। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन आ रहा है तो आप आसानी से डिफिनीशन के थ्रू जो है वैल्यू डिफ़ाइन कर सकते हैं। केवल इतना ध्यान रखना है कि जो मैट्रिक्स आपका दिया हो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी हम वैल्यू उसकी डिफ़ाइन कर पाते हैं। तो आपका A² = आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे देता है, तो ऐसा मैट्रिक्स आपका इन्वेलेटरी मैट्रिक्स हो जाता है। अगला देखते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या है। निलपोटेंट मैट्रिक्स में क्या कहता है कि अगर कोई मैट्रिक्स आपको दिया है तो उसकी अगर आप पावर करते जाओ तो कोई ऐसी पावर आएगी जिस पर उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब नल मैट्रिक्स दे देगा।
तो वह उसका इंडेक्स हो जाएगा और वो मैट्रिक्स नीलपोटेंट का मतलब नल से, तो नल मैट्रिक्स मिलना चाहिए। नल मैट्रिक्स कब मिलेगा? जब उसको कई बार मल्टीप्लाई करोगे या दूसरी बार या तीसरी बार किसी पर जिस पर वो आ जाएगा उसी को ही हम उसका इंडेक्स बोलते हैं। तो क्या होगा? अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी नीलपोटेंट मैट्रिक्स इफ ए रेज़ टू पावर k इज इक्वल टू 0। अ मैट्रिक्स is said to be a nilpotent matrix if a raised to power k is equal to 0 means null matrix where k क्या है? k is a positive integer। k हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक, पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है तो यहाँ पर ये पॉजिटिव इंटीजर को डिफ़ाइन करेगा और जिस k पर ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी उस पर हम कहते हैं कि ये हमारा इंडेक्स है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स का इंडेक्स है। तो जिस k पर ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? नीलपोटेंट हो जाएगी, अर्थात नल मैट्रिक्स आ जाएगा, वो हमारा k क्या हो जाएगा? इंडेक्स हो जाएगा, इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स या इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंसी। तो ये इंडेक्स हो जाता है। अब जैसे एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू ये वैल्यू अगर हम डिफ़ाइन करते हैं तो डिफ़ाइन हो जाता है पूरा डिफिनीशन। सपोज करिए एक मैट्रिक्स आपको दिया है ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, यह एक मैट्रिक्स है और चेक करना है कि ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। तो क्या करेंगे? इसका अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर निकालेंगे तो ए इंटू ए, जिस पर ये 0 हो जाएगा, जिस पर ये नल मैट्रिक्स आ जाएगा वही उसका क्या हो जाएगा? नीलपोटेंट मैट्रिक्स का इंडेक्स हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको 2 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका मैट्रिक्स क्या देगा? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से क्या होगा? ए बी का ए बी में करोगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ देखिए, यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस है, माइनस ए स्क्वायर में करोगे तो माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक, ऐसे सेकंड आ जाइए, ए बी का इसमें करेंगे माइनस ए स्क्वायर में क्या होगा? माइनस ए क्यूब बी। और फिर माइनस ए स्क्वायर का अगर हम माइनस ए बी में करेंगे तो क्या होगा? प्लस ए क्यूब बी। ठीक है, ऐसे बी स्क्वायर का अगर हम ए बी में करेंगे तो क्या होगा? ए बी क्यूब। और माइनस ए बी का अगर हम बी स्क्वायर में करेंगे तो क्या होगा? माइनस ए बी क्यूब। ऐसे यहाँ पर बी स्क्वायर का माइनस ए स्क्वायर में करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर बी। और फिर देखिए यहाँ जब हम माइनस ए बी का प्लस ए बी में करेंगे तो यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर है और माइनस यहाँ पर बी स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर और माइनस ए बी का प्लस ए बी, माइनस ए बी का माइनस ए बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? प्लस ए बी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए सारी वैल्यू क्या है, कट जाएंगी एक दूसरे से, क्या देगा? 0 0 0। तो ये क्या है? ये एक नल मैट्रिक्स है और यह एक नल मैट्रिक्स है। इसका मतलब ये आपका जो मैट्रिक्स ए है वह एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। इसका इंडेक्स कितना है? इंडेक्स कितना है? 2 है। तो यह 2 पावर पर वैल्यू आपकी 0 हो रही है, नल दे रहा है, तो इसका इंडेक्स आपका 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से कोई भी मैट्रिक्स अगर आपको दिया है और चेक करना है कि वह नीलपोटेंट है कि नहीं है, तो नीलपोटेंट चेक करने के लिए आप उसका मल्टीप्लाई करते रहो। पहले ए निकालो तो ए स्क्वायर निकालो, ए क्यूब निकालो, ए रेज़ टू पावर 4 निकालो, यहाँ तक 4 तक तो मैक्सिमम आ ही जाता है आपके
सिलेबस में 3-4 तक ही दिया है, 2-3-4 तक ही। तो यहाँ पर जो वैल्यू आपको डिफ़ाइन करने पर प्राप्त होती है, अगर वह नल मैट्रिक्स ए स्क्वायर पर आपको मिला तो इसका मतलब उसका इंडेक्स 2 है। अगर वो क्यूब पर मिला तो उसका इंडेक्स आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मैट्रिक्स आपका डिफ़ाइन हो जाता है। तो अगला मैट्रिक्स जो हमारा है वो पीरियोडिक मैट्रिक्स है। पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या कहता है कि कोई मैट्रिक्स अगर आपको दिया है और उस मैट्रिक्स पर आप जो है इस प्रकार से अप्लाई करिए कि a⁻k+1 पर भी आपको वही मैट्रिक्स मिल जाता है, तो ऐसे मैट्रिक्स को आप पीरियोडिक मैट्रिक्स कहते हैं। इसकी जस्ट डिफिनीशन देखते हैं। कह रहा है कि a matrix A is said to be, matrix A is said to be a periodic matrix if a⁻k+1 is equal to A, where k is a positive integer, where k is a positive integer। अब देखिए यहाँ पर कह रहा कि इसकी जो पावर है वो k+1 है और k हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो आप ध्यान से समझिए कि कोई मैट्रिक्स अगर आपको दिया है, उसकी पावर मान उसकी वैल्यू कुछ भी है, और उस मैट्रिक्स से अगर हम इस प्रकार से उसकी इंटीजर पावर करें कि वह हमें उसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने वाला दे देता है नंबर। अब ये जो नंबर आपका k है वह आपका वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होने का मतलब सबसे कम छोटा सा छोटा ऐसा पॉजिटिव इंटीजर होगा जिसमें उसको पॉजिटिव करने के बाद प्लस करने के बाद जो नया हमारा टर्म आया उस पर वो आपका आइडेंटिटी दे। आइडेंटिटी का मतलब वही मैट्रिक्स दे। जैसे आपको अभी हमने आइडेम्पोटेंट पढ़ाया, आइडेम्पोटेंट में क्या है, a² = a है। तो आइडेम्पोटेंट इज़ अ पीरियोडिक मैट्रिक्स। क्यों है? क्योंकि यहाँ देखिए a⁻1+1 = a लिख सकते हैं। यहाँ पर लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर हमारा क्या है, 1 है। लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है, तो जो हमारा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है यहाँ पर क्या है, 1 है। इसी को हम क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। यही जो हमारा k है ये हमारा पीरियड हो जाएगा और हमें जो वैल्यू प्राप्त हो रही है वह जस्ट सेम लाइक वही होता है। क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन अगर आपने पढ़ा होगा कि एक निश्चित टर्म के बाद वो फंक्शन फिर से उसी को फिर शुरू कर लेता है। मतलब एक निश्चित टर्म के बाद एक निश्चित दूरी तय करने के बाद फिर से वही जो होता है गति करे या वही फंक्शन रिप्रेजेंट करना शुरू कर दे, तो वो फंक्शन आपका पीरियोडिक हो जाता है। तो ऐसे यहाँ पर क्या है, वो k जो होता है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, उस पर जो होता है उसमें 1 प्लस कर देते हैं, तो जो भी वैल्यू हमें मिलती है उस पर वह फंक्शन हमारा क्या बन जाता है, जस्ट सेम लाइक जैसे पहले था वैसे अब भी हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि जो आपका आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है वो तो केवल स्क्वायर तक ही सीमित है। क्योंकि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहता है कि a अगर आपका मैट्रिक्स है तो a² की वैल्यू आपको a मिलना चाहिए, और पीरियोडिक में कह रहा है कि ak+1 पर a होना चाहिए। तो अगर मैं आइडेम्पोटेंट को डिफ़ाइन करूंगा इसके पीरियोडिक मैट्रिक्स के थ्रू, तो क्या कर सकते हैं, 1 + 1 = a। तो यहाँ पॉजिटिव इंटीजर k क्या आपका निकल गया, 1 निकल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज़ अ टाइप ऑफ पीरियोडिक मैट्रिक्स। तो ये जो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है वो आपका एक पीरियोडिक टाइप का मैट्रिक्स होता है। तो ये वैल्यू आपकी डिफ़ाइन हो गई। अब देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स आप कैसे डिफ़ाइन करते हो। ये जानते रहिए कि डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है। पहले
देखिए मैंने बताया कि ए स्क्वायर होना चाहिए। अगर आपका कोई मैट्रिक्स स्क्वायर है तब तो उसका डिटर्मिनेंट निकलेगा, अगर स्क्वायर नहीं है तो उसका डिटर्मिनेंट नहीं निकलेगा। और स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। चीज़ें दो हैं, डिफरेंस आप समझिए थोड़ा सा, मैट्रिक्स और इसमें क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटीज़ हैं। तो मैट्रिक्स क्या होता है, ये अरेंजमेंट है नंबर का, ठीक। पहला यह एक अरेंजमेंट है। ये क्या होता है, ये नंबर का तो अरेंजमेंट है, लेकिन इसकी जो वैल्यू प्राप्त होती है वह एक नंबर मिलती है। मैट्रिक्स की जो वैल्यू प्राप्त होती है, वैल्यू क्या होती है, वो भी एक मैट्रिक्स ही होती है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो प्राप्त होती है वो क्या होती है, एक नंबर होता है, ठीक है, या एक कोई फंक्शन होता है। और देखो ये आपका स्क्वायर भी हो सकता है, नॉन स्क्वायर मतलब रेक्टेंगल भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में भी हो सकता है। स्क्वायर फॉर्मेट मतलब जैसे 2x2 हो गया, और रेक्टेंगल फॉर्मेट में 2x3 हो गया। ये हमेशा क्या होगा, वह स्क्वायर फॉर्मेट में ही होगा, ठीक है, डिटर्मिनेंट। और जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होता है डिटर्मिनेंट में, क्योंकि ये स्क्वायर टाइप का है, तो स्क्वायर टाइप का है तो इसमें आप रो और कॉलम दोनों ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हो। इसमें एक बार में केवल एक ही ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा, चाहे रो लगाओ चाहे कॉलम लगाओ, इसमें दोनों ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। क्या यहाँ देखिए थोड़ा सा डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये चीज़ें जो होती हैं दोनों को अलग करती हैं। तो डिटर्मिनेंट में क्या होता है, उसमें आपको जो भी मिलेगा उसकी वैल्यू आपकी हमेशा जो होगी न्यूमेरिकल फॉर्म में डिफ़ाइन होगी। ये न्यूमेरिकल फॉर्म में डिफ़ाइन नहीं होगा, ठीक, पहला। दूसरा, ये स्क्वायर और रेक्टेंगुलर, कहने का मतलब ये n क्रॉस n और m क्रॉस n दोनों का हो सकता है, और ये केवल और केवल स्क्वायर हो सकता है, n क्रॉस n का ही हो सकता है। कहने का मतलब डिटर्मिनेंट में रो और कॉलम हमेशा इक्वल होते हैं, और मैट्रिक्स में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक। तीसरा, इसमें केवल मैट्रिक्स में केवल एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ही लगेगा, एक बार में एक ही लगेगा। रो लगा रहे तो रो ही लगेगा पूरा, अगर आप कॉलम लगा रहे हो तो कॉलम ही लगाओगे। कब तक लगाओगे, जब तक कि उसका सॉल्यूशन ना निकल जाए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको रैंक निकालना होगा, तो आगे हम आपको बताएंगे कि रैंक कैसे निकाला जाता है। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो। यहाँ डिटर्मिनेंट में क्या है, यहाँ आप दोनों लगा सकते हो पैरेलल में, एक बार रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिए, फिर एक बार जो है हम लगा देते हैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो ये दोनों में डिफरेंस हैं। और एक चीज़ का जानिए, आप जो है मैट्रिक्स में रो और कॉलम को चेंज कर दो, और डिटर्मिनेंट में अगर रो और कॉलम को चेंज कर दो, तो मैट्रिक्स में अगर रो और कॉलम को चेंज करोगे तो इसका पूरा का पूरा सिस्टम ही बदल जाएगा। लेकिन डिटर्मिनेंट में अगर आप रो और कॉलम को चेंज करते हो तो उसमें जो होता है कोई चेंजिंग नहीं होती है। हाँ, लेकिन अगर एक साथ दो रो को चेंज कर दो तो उसका साइन बदल जाएगा, या दो कॉलम को चेंज कर दो, मतलब जैसे R1 को R3 के प्लेस पर ले चले जाएं, R3 को R1 के प्लेस पर लेके चले जाएं, तो जो मैट्रिक्स जो आपका डिटर्मिनेंट होगा उसका साइन बदल जाएगा। अगर यही चीज़ जो है हम मैट्रिक्स में लगा देते हैं, तो मैट्रिक्स में लगा देंगे तो पूरा मैट्रिक्स ही चेंज हो जाता है। तो एक चीज़ ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्यों, क्योंकि मैट्रिक्स जब आप चेंज करोगे तो नया मैट्रिक्स फॉर्मेट हो जाएगा। नया मैट्रिक्स फॉर्मेट होगा तो उसकी कुछ अलग वैल्यूज़ आपको मिलेगी। तो इस प्रकार से अगर आप जो है डिटर्मिनेंट के रो और कॉलम में कुछ भी चेंजिंग करते हो
एक रो को घटा दो, बढ़ा दो, कुछ भी करो, और रो को कॉलम को चेंज कर दो, मैट्रिक्स की वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होती है। रिजल्टेंट वैल्यू जो मिलती है वह उसका वही रहेगा जो आपका प्रीवियस में रिजल्टेंट वैल्यू देगा, और यहाँ पर इसकी रिजल्टेंट वैल्यू बदल जाती है। ठीक है, तो मैट्रिक्स नंबर के फॉर्म में रिड्यूस नहीं हो सकता, डिटर्मिनेंट नंबर के फॉर्म में रिड्यूस हो सकता है। ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अब देखिए नॉन सिंगुलर और सिंगुलर मैट्रिक्सेस क्या हैं। नॉन सिंगुलर एंड सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर कोई एक आपका मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट आप निकालिए, और डिटर्मिनेंट अगर ज़ीरो हो जाए तो सिंगुलर है, अगर ज़ीरो नहीं है तो नॉन सिंगुलर है। तो ये भी स्क्वायर टाइप का होना चाहिए। इसका मतलब डेफिनीशन क्या होगी, आई स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर और सिंगुलर मैट्रिसेस अकॉर्डिंग mod of A doesn't ज़ीरो और mod of A is equal to ज़ीरो। यह कहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन ज़ीरो और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू। अगर वो नॉन ज़ीरो है तो क्या है, वो नॉन सिंगुलर है। सिंगुलर का मतलब ज़ीरो आ जाना चाहिए डिटर्मिनेंट। अगर वो ज़ीरो है तो वो सिंगुलर है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, कहने का मतलब अगर उसका डिटर्मिनेंट निकाला जाएगा तो अगर ज़ीरो आ जा रहा है तो आपका सिंगुलर हो जाएगा, और जो सिंगुलर हो जाए, ठीक है। मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले उसको चेक करते हैं कि वो सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। अगर वो सिंगुलर है तो उसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, तो पता चल जाएगा कि उसका अब हम इन्वर्स नहीं निकालेंगे। अगर वो नॉन सिंगुलर है तो उसका इन्वर्स निकलेगा, तब आगे की प्रोसेस हम अप्लाई करते हैं अगर हमें मैट्रिक्स में अप्लाई करना पड़ता है। आइए देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या होता है और कॉन्जुगेट क्या होता है। ट्रांसपोज करने का मतलब रो को कॉलन बना दीजिए, कॉलन को रो बना दीजिए, तो वो ट्रांसपोज हो जाता है। कहने का मतलब अगर हम ऑपरेशन ऑफ इंटरचेंजिंग रो विथ कॉलन इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। अगर रो को कॉलन में बदल दें, कॉलन को रो में बदल दें तो ट्रांसपोजिशन हो जाता है। कहने का मतलब ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। सपोज करिए एक मैट्रिक्स ए आपको दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है, ए डैश या ए पावर टी करके दिखाते हैं। तो रो को कॉलन बना दीजिए। इसमें कितनी रो है, R1 R2 R3। इसमें कितने कॉलन हैं, C1 C2 C3, मतलब 3 रो है 3 कॉलन है। तो रो को हम कॉलन बना दें तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गया।